नमस्ते साथियों, साहित्य सेतु यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका साथी बालकिशन शर्मा फिर से उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर के। चर्चा चल रही थी कक्षा 12वीं के हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र पर। भाग अ के अंतर्गत आने वाले हिंदी साहित्य के इतिहास और उसके अंतर्गत आधुनिक काल पर चर्चा की हमने। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हिंदी का जो प्रगतिवाद है और हिंदी उपन्यास, इन दो बड़े बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा की। आज की हमारी चर्चा का विषय, हमारी चर्चा के केंद्र बिंदु जो है फिर से हैं मुंशी प्रेमचंद। पिछले वीडियो में हमने उनको उपन्यास सम्राट के रूप में देखा, तो जिस चीज़ के लिए वो सर्वाधिक विख्यात है वो है उनकी कहानियाँ। हिंदी कथा साहित्य को समृद्ध करने वाला सबसे सशक्त नाम है वो है मुंशी प्रेमचंद। हिंदी गद्य की जहाँ तक हम बात करते हैं तो हिंदी गद्य की सबसे सशक्त और सबसे प्रभावशाली, या ऐसे कहें कि मानव जीवन के सर्वाधिक निकट कोई विधा है तो वो है हिंदी कहानी। क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक मानव जीवन की एक कहानी होती है। इसलिए अगर एक सीधा सा प्रश्न आप लोगों से पूछा जाए हिंदी गद्य की कौन सी विधा मानव जीवन के सर्वाधिक निकट है, तो उत्तर होगा कहानी। और कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है, इस पर अगर हम चर्चा करें तो एक तथ्य निकल करके आता है कि हिंदी में कहानी 1900 के करीब ही सामने आती है। उसके इर्द गिर्द ही कुछ कहानियाँ लिखी गई। अब चर्चा करें कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी, और उसमें फिर प्रेमचंद कहाँ आते हैं, और प्रेमचंद आते हैं तो फिर कथा साहित्य जो उनसे पहले शुरू हुआ था उसकी क्या स्थिति थी, प्रेमचंद ने उसमें क्या परिवर्तन किया। यह तमाम बिंदु जो है इन पर आज की इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे अंतर वाले कुछ प्रश्नों पर, जैसे नाटक और एकांकी में अंतर। हम बात करेंगे इसी वीडियो में, आगे चर्चा करेंगे अकहानी और सचेतन कहानी में अंतर की। इन प्रश्नों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इन सारी चर्चा को शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों से निवेदन करता हूं कि यदि आप अभी तक साहित्य सेतु परिवार के स्थायी सदस्य नहीं बने हैं तो मित्रों, आप लोग नीचे सब्सक्राइब बटन है वहां जाकर के सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि समय समय पर हम लोग आपसे जुड़ते रहें, आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बात कर रहे हैं फिर से एक बार हिंदी कथा साहित्य की। हिंदी में कथा साहित्य का शुभारंभ होता है, आप ऐसे कह दें कि इसका शुभारंभ भी कहीं ना कहीं भारतेंदु युग से ही होता है। क्योंकि जहाँ गद्य की बात करेंगे, गद्य की लगभग सभी विधाओं का प्रादुर्भाव, ऐसे कह दीजिए कि उन सब की उत्पत्ति जो है वो भारतेंदु युग से ही होती है। लेकिन फिर कथा साहित्य की बात कर रहे हैं तो केंद्र में मुंशी प्रेमचंद रहेंगे। मुंशी प्रेमचंद के इर्द गिर्द ही कथा साहित्य को भी 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। कौन कौन से 3 भाग है? फिर वही बात, प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग। प्रेमचंदोत्तर युग के बाद में हिंदी कहानी नई कहानी में विभक्त हुई। फिर नई कहानी के विरोध में उत्पन्न हुए बहुत सारे कहानी आंदोलन, चाहे वो सचेतन कहानी हो, चाहे वो आपकी अकहानी हो, चाहे उसमें चलने वाली समानांतर कहानी हो, फिर सहज कहानी हो, ऐसे बहुत सारे कहानी आंदोलन हमारे सामने आते हैं। लेकिन हमारा प्रश्न क्या कहता है? हमारा प्रश्न कहता है हिंदी कहानी के युग प्रवर्तक के रूप में कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद का मूल्यांकन कीजिए। बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद की। उससे पहले हिंदी में कौन कौन सी कहानियाँ आई? इंसा अल्लाह खां एक बहुत चर्चित नाम है। हिंदी गद्य के जो आरंभिक 4 उन्नायक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की बात होती है, 4 उन्नायकों की बात होती है, तो वहाँ एक नाम आता है इंसा अल्लाह खां। इंसा अल्लाह खां की जो कहानी है रानी केतकी की कहानी, वो भी हिंदी की आरंभिक कहानियों में आती है। बात करें राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की, वो भी हिंदी गद्य में आरंभ में अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनकी कहानी है राजा भोज का सपना। अब नाम आता है किशोरीलाल गोस्वामी का। सन 1900 में किशोरीलाल गोस्वामी ने एक कहानी लिखी इंदुमती। भले ही उसके ऊपर टेम्पेस्ट के अनुवाद का थोड़ा सा आरोप लगा, आरोप लगने के बाद में उसमें फिर कौन सी कहानी पहली कहानी हो सकती है ये निराकरण हुआ। इन सब चीज़ों पर हम लोग अभी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि जहाँ बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के युग पुरुष आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, तो शुक्ल जी ने हम जानते हैं कि
किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। उससे पहले भले ही बहुत सारी कहानियाँ लिख दी गई हो, राजा भोज का सपना, सितारे हिंद की कहानी लिख दी गई हो, या फिर हम बात करें रानी केतकी की कहानी की तो रानी केतकी की कहानी भी लिख दी गई, लेकिन ये कहानियों के पूरे तत्वों पर खरी उतरने वाली कहानियाँ नहीं थी। लेकिन हाल ही में कुछ सर्वे हुए हैं, उन सर्वे से एक निकल कर आया माधवराव सप्रे की एक कहानी है, एक टोकरी भर मिट्टी। वो भी हिंदी की आरंभिक कहानियों में उसकी भी गणना होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय, उसकी भी। इन सब कहानियों के बारे में मैं ये सारे तथ्य जितने भी बोला हूं, ये सारे तथ्य हम लोग लिखेंगे। लेकिन बात वहां आती है कि हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी, तो फिर हमें किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती सन 1900 में जो कहानी हमारे सामने आती है वही हिंदी की पहली मौलिक कहानी है। उसके बाद देखेंगे कि पूर्व प्रेमचंद युग में किस प्रकार से और कौन कौन से कथाकार आते हैं। पूर्व प्रेमचंद में एक नाम सबसे महत्वपूर्ण आता है मित्रों, और वो आता है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। गुलेरी जी ने प्रेमचंद जी जितनी कहानियां तो नहीं लिखी, लेकिन 3 कहानियां, देखो एक तरफ 300 कहानियां हैं प्रेमचंद की और एक तरफ है 3 कहानियां। उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। मैं ऐसे कहूं कि अगर गुलेरी जी 3 कहानियां भी ना लिखते और एक ही कहानी लिख देते, आप में से शायद ही किसी ने तीनों कहानियाँ पढ़ी हो, लेकिन एक कहानी उसने कहा था ये जरूर पढ़ी है, और वो कहानी अपने आप में हिंदी कथा साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। उसके बारे में देखेंगे और कौन कौन से कहानीकार उसमें आते हैं, उनकी कौन कौन सी कहानियाँ आती है उसको भी। लेकिन जितनी बातें मैं बोला हूँ उसको तथ्य रूप में आप लोग लिख सकें, इसलिए एक बार फिर से निवेदन है कि खाली आनंद नहीं लीजिएगा, क्योंकि यहाँ संगीत नहीं होगा, बस यहाँ होगी तो चर्चा, तथ्य होंगे, और जहाँ तथ्य होते हैं उन सारे तथ्यों को लिखना पड़ता है। इसलिए बंधुओं, मैं आपके सामने जितनी बातें बोला हूँ उन सारे तथ्यों को लिखता हूँ। लिखते हैं सबसे पहला कथन, लिखते हैं पहला तथ्य, हिंदी गद्य साहित्य की, हिंदी गद्य साहित्य की एक टोकरी भर मिट्टी। साथ ही कुछ और कहानियां आती हैं। देखिए मैंने सारे तथ्य आपके सामने लिख दिए हैं। हिंदी गद्य साहित्य की सर्वाधिक सशक्त विधा के रूप में कहानी हमारे सामने आती है। हिंदी कहानी की विकास यात्रा का आरंभ सन 1900 के करीब माना जाता है। इससे पहले हिंदी में कथा साहित्य जैसा, कहानी साहित्य जैसा कोई भी जो गद्य है वह हमें देखने को नहीं मिलता है। हिंदी की आरंभिक कहानियों में कौन कौन सी कहानी चर्चा होती है वो हमने बात करी। कुछ बातें मैंने यहाँ लिख दी आपके सामने। मुंशी इंसाअल्लाह खां रचित रानी केतकी की कहानी, शिव प्रसाद सितारे हिंद की राजा भोज का सपना, किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है, इंदुमती सन 1900 में प्रकाशित होने वाली, माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी। इसी में एक चर्चित कहानी आती है दुलाई वाली, बंग महिला द्वारा रचित। बंग महिला जिसका जो वास्तविक नाम है वो राजेंद्र बाला घोष है। इस प्रकार की कहानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की स्वयं की कहानी वो भी इसमें आती है, 11 वर्ष का समय। इस प्रकार से इन सभी कहानियों को हिंदी की आरंभिक कहानियों में रखा जा सकता है। ये कुछ तथ्य है जिन तथ्यों को आप लोग लिख लीजिए। आपके लिखने के लिए मैंने इनको उतारा है। अब इन तथ्यों को लिख चुकने के बाद में आप लोग बढ़े आगे और हम पढ़ते हैं कि हिंदी में कथा साहित्य को किस प्रकार से 3 भागों में बांटा गया है। फिर वही 3 भाग है। पूर्व प्रेमचंद युग को देखेंगे सबसे पहले, और पूर्व प्रेमचंद युग में आने वाले जो कथाकार हैं उनको देखेंगे, उनकी कहानियों की। देखिए पूर्व प्रेमचंद युग की कहानियाँ इतनी सशक्त नहीं थी। खाली हम एक कहानीकार बात करें पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की तो उनको निकाल दें तो बाकी वाली कहानियों में वो बात नहीं थी जो बात कहीं ना कहीं प्रेमचंद और प्रेमचंद युग के अन्य कथाकारों में देखने को मिलती है। हमारे मूल्यांकन का जो विषय है वो मुंशी प्रेमचंद है, लेकिन प्रेमचंद को पढ़ने के लिए प्रेमचंद से पूर्व की जो पृष्ठभूमि है उसको पढ़ना जरूरी है। प्रेमचंद के बाद कथा साहित्य का क्या हुआ उसको भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि बात करें हिंदी कहानी से संबंधित प्रश्न की तो आपकी परीक्षा में हिंदी कहानी से संबंधित अब तक कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। और यदि ये प्रश्न पूछा जाता है तो फिर आपके दिमाग में सारी सामग्री होनी चाहिए जिससे आप इसके सहारे कोई भी प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर लिख सकें। बढ़े आगे, मिटाता हूं मैं इसको। पहली कहानी उसने कहा था, दूसरी है सुखमय जीवन, और एक और कहानी लिखी है जिसका नाम है बुद्धू का कांटा। इस प्रकार
जो आरंभिक कहानियाँ हैं उसके संबंध में कुछ तथ्य, कुछ बिंदु हम लोगों ने लिखे हैं। हमने देखा है कि प्रेमचंद को केंद्र में रखकर हिंदी कहानी को वैसे 3 भागों में बांटा जा सकता है, लेकिन चौथा भाग मैंने बताया आपको नई कहानी और उसके बाद में आने वाले एक विविध कहानी आंदोलन, इसको हम चौथे भाग में रख सकते हैं। जो 3 भाग है वो है पूर्व प्रेमचंद युग, उसमें सबसे पहला भाग, बाद में देखेंगे प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग की बात। पूर्व प्रेमचंद युग की बात करें तो इस पूर्व प्रेमचंद युग के सबसे सशक्त हस्ताक्षर के रूप में, कहानीकार के रूप में आते हैं जयपुर से संबंध रखने वाले पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। गुलेरी जी का पर्याय बन चुकी कहानी है और हिंदी कथा साहित्य में फ्लैशबैक शैली में, पूर्व दीप्ति शैली में लिखी गई पहली कहानी, अशरीरी प्रेम को लेकर के लिखी गई कहानी, वो कहानी जिसका प्रेम कहीं ना कहीं त्याग और बलिदान की प्रेरणा देता है, उस अशरीरी प्रेम कथा को आधार बना करके लिखी गई वो कहानी उसने कहा था, जो गुलेरी जी का पर्याय बन चुकी है। उस कहानी को देखते हैं। उसके बाद में सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, 3 कहानियाँ लिखी। मैंने कहा आपको एक कहानी लिखते तो भी शायद गुलेरी जी उतने ही प्रसिद्ध हो जाते। देखते हैं इसके बाद में, इन सभी तथ्यों को उतारने के बाद में देखिए कुछ बातें थी कि इस युग में कहानी इतनी सशक्त विधा के रूप में नहीं थी, क्योंकि कहानी अपना स्वरूप ग्रहण कर रही थी। उस समय वो आकार ले रही थी। आरंभिक दौर की जो कहानियाँ थी उस कहानियों में ज़्यादातर कहानियाँ जो थी वो सुधारवादी दृष्टिकोण को लेकर के लिखी गई थी। एक समाज सुधार का उद्देश्य था उनका। इस प्रकार के उद्देश्य को लेकर के हल्की फुल्की कहानियाँ, छोटे छोटे विषय उन कहानियों के होते थे। मनोरंजनात्मक कहानियाँ ज़्यादा होती थी इस दौर में। और कौन कौन से कहानीकार हुए हैं, उनकी कुछ चर्चित कहानियाँ, उनका थोड़ा सा उल्लेख करते हुए बढ़ते हैं आगे। मिटाता हूँ इसको, लिखता हूँ पूर्व प्रेमचंद युग के कुछ और कहानीकार और उनकी कहानियाँ। देखते हैं, बात करें यदि पूर्व प्रेमचंद युग के अन्य कथाकारों की, तो उसमें एक घड़ी लगा देते हैं। पूर्व प्रेमचंद युग के अन्य कथाकार कह दीजिए, कहानीकार कह दीजिए, एक ही बात है। इसमें एक नाम आता है वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा एक चर्चित ऐतिहासिक कथाकार, ऐतिहासिक उपन्यासकारों में नाम आता है इनका। कहानी है राखी बंद भाई। हम जानते हैं इतिहास प्रसिद्ध घटनाएं हुमायूं और कर्मावती की, उसको आधार बनाकर लेकर लिखी गई है कहानी राखी बंद भाई। और एक कहानी और चर्चित है इनकी, वो है नकली किला। अब इसी कथा साहित्य के अंतर्गत यानी पूर्व प्रेमचंद युग में ही एक कहानीकार आते हैं विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। विश्वंभर नाथ, ये नाम याद रखिएगा क्योंकि ये नाम आपके लिए अभी नए हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो ये नाम बड़े ही आप लोगों के काम आएंगे। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी है रक्षाबंधन। देखिए राखी बंद भाई आएगा तो उस समय कहानी होगी वृंदावन लाल वर्मा की। वृंदावन लाल वर्मा, राखी बंद भाई। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की बात करें तो इनकी कहानी है रक्षाबंधन। नंबर 3 पर लाला भगवान दीन। लाला भगवान दीन बीए बहुत चर्चित नाम था उस दौर का। कहानी है प्लेग की चुड़ैल। प्लेग की चुड़ैल। मैं आपको बहुत ज़्यादा तथ्य नहीं लिखवा रहा हूँ, मैं उतने ही तथ्य आपको लिखवा रहा हूँ जितने हम याद कर सकते हैं। देखिए पूर्व प्रेमचंद युग के अंदर हमने 3 कथाकार और ले लिए। एक तो हो गए थे पहले ही पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आप कम से कम 3-4 लोगों को लिखें तो थोड़ा ठीक रहता है, इसलिए वृंदावन लाल वर्मा, राखी बंद भाई और नकली किला लिख दीजिए। विश्वनाथ शर्मा कौशिक जी की बात करें तो रक्षाबंधन, इनकी बहुत चर्चित कहानी है कौशिक जी की। उसके बाद में लाला भगवान दीन की एक कहानी है प्लेग की चुड़ैल। इन कहानियों को आप बताएं और बताएं कि इस दौर की कहानियों में, आरंभिक कहानियों में सुधारवादी दृष्टिकोण था। कहानी का इतना सशक्त रूप नहीं था। कहानी कहीं ना कहीं अभी भी वास्तविकता के धरातल पर नहीं उतरी थी। उसको आम जीवन से नहीं जोड़ा गया था। आम जन की समस्याएं कहानियों में नहीं आई थी। ऐसे कह दें कि कहानी में हम कहीं भी परिलक्षित नहीं हो रहे थे अभी भी। इसलिए कहानी में हमारा आसपास का परिवेश आएगा। प्रेमचंद युग में बढ़ते हैं हिंदी कथा साहित्य के कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की ओर। मुंशी प्रेमचंद का युग प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता है। प्रेमचंद जी 1880 से लेकर के 1936 तक हिंदी साहित्य जगत में
1880 जो है उनका जन्म वर्ष है। तो इस प्रकार से 1880 से लेकर के 1936 तक का जो काल है वो प्रेमचंद जी का काल है। प्रेमचंद युग 1936 तक चलता है और उस दौरान कौन कौन से घटनाक्रम घटित होते हैं, उन समस्त घटनाक्रम को, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो रहे थे, चाहे समाज के क्षेत्र में हो रहे थे, उन सभी घटनाक्रमों को, जितने भी आंदोलन उस दौर में हो रहे थे, उन सभी आंदोलनों को अपने साहित्य के माध्यम से, अपने कथा साहित्य के माध्यम से प्रेमचंद हमारे सामने रखते हैं। कैसी कैसी कहानियाँ आती है। प्रेमचंद की कहानियों को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। शुरुआती कहानियाँ उनकी भी आदर्शवादी कहानियाँ थी, मध्य में जाते जाते वो यथार्थोन्मुख, यथार्थ की ओर ले जाने वाले आदर्श, यथार्थोन्मुखी आदर्शवादी कहानियाँ थी, और अंत में जाते जाते उनकी कहानियों में कोरा यथार्थ था। समाज का एकदम खुला चिट्ठा, कह दें कि नग्न चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास उन्होंने अपनी अंतिम दौर की कहानियों में किया। जो कथा साहित्य मुंशी प्रेमचंद का नवाब राय नाम से शुरू होता है, मूल नाम उनका धनपत राय था, नवाब राय नाम से उर्दू में लिखते थे। उर्दू में उन्होंने सोजे वतन नामक एक कहानी संग्रह लिखा जो 1907 में प्रकाशित हुआ। अंग्रेज सरकार के विरुद्ध उसमें बहुत सारी कहानियाँ थी। क्रांतिकारी विचारों से प्रेरित कहानियां होने के कारण अंग्रेजों ने उस सोजे वतन नामक कथा संग्रह को, जो उर्दू में कहानियों का कथा संग्रह था, उसको जब्त कर लिया। मुंशी प्रेमचंद को ये हिदायत देकर छोड़ा गया कि आगे से आप कोई कथा साहित्य नहीं लिखेंगे और हमारे विरुद्ध एक भी कहानी नहीं लिखनी चाहिए। नवाब राय उस दिन से समाप्त हो जाता है। नवाब राय समाप्त, और आते हैं दया नारायण जी निगम। जो दया नारायण जी निगम क्या करते हैं, मुंशी प्रेमचंद को कहते हैं कि मुंशी जी, प्रेमचंद उस समय प्रेमचंद नहीं होते, वो नवाब राय होते हैं, और नवाब राय नाम का व्यक्ति उस दिन से समाप्त हो जाता है और एक नया नामकरण होता है। नाम आता है सामने प्रेमचंद, और प्रेमचंद नाम से पंच परमेश्वर नाम की उनकी कहानी आती है 1916 में। वहाँ से जो दौर शुरू होता है, 1916 से शुरू हुआ दौर, 1936 में उनकी कहानी आती है कफन, वहाँ जाकर के थमता है। मुंशी प्रेमचंद की जीवन लीला समाप्त होती है, लेकिन समाप्त होने से पहले 300 से ज़्यादा वो कहानियाँ लिख देते हैं, जो मानसरोवर नाम से 8 खंडों में हमारे सामने आती है। और भी बहुत सारे खंड, बहुत सारे कहानी संग्रह उनके हैं, लेकिन कुछ चर्चित बातें, कुछ चर्चित तथ्य और उनकी चर्चित कहानियों को हम यहाँ वर्णित करेंगे। मैंने जितने बिंदु आप लोगों के सामने रखे हैं, उन सभी बिंदुओं को हम लोग लिखेंगे एक बार। लिखने के बाद में आप उनको दोहरान करेंगे, तब वो बिंदु सारे आपको याद रहेंगे। बढ़ते हैं प्रेमचंद युग की ओर, शुरुआत करते हैं पहले बिंदु से। इन तथ्यों को मिटाता हूं, बात करते हैं प्रेमचंद युग की। विभक्त किया जा सकता है। प्रेमचंद और प्रेमचंद युग की बात करें तो हिंदी कहानी का युग प्रवर्तक मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। इन्होंने आरंभिक कहानियाँ नवाब राय नाम से लिखी, बात करी थी हमने, नवाब राय नाम से लिखा गया। उर्दू में इनका कहानी संग्रह आया था, सोजे वतन 1907 में प्रकाशित हुआ था, जिसको अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया क्योंकि उसकी अधिकांश कहानियाँ अंग्रेजों के खिलाफ थी। इसलिए अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया और मुंशी प्रेमचंद को ये हिदायत दे दी कि वो नवाब राय नाम से अब नहीं लिखेंगे। तब से एक पत्रिका निकलती थी, जमाना पत्रिका, और उस जमाना पत्रिका के संपादक थे दया नारायण निगम। दया नारायण निगम मुंशी प्रेमचंद जी को बुलाते हैं और कहते हैं, नवाब राय जी, अब आप नवाब राय नाम से लेखन करना बंद कीजिए। और तब से नवाब राय हमेशा हमेशा के लिए कथा साहित्य से चले जाते हैं और हिंदी कथा साहित्य में एक नया नाम उदित होता है प्रेमचंद नाम से, और तब से प्रेमचंद नाम से लेखन करने लगे 1916 में। हालांकि प्रेमचंद नाम से लिखी गई इनकी पहली कहानी कौन सी है, इसके बारे में भी बहुत सारी कहानियों की चर्चा होती है, लेकिन सर्वाधिक मान्य मत जो ये है कि प्रेमचंद नाम से 1916 में इनकी लिखी गई पंच परमेश्वर कहानी, एक सुधारवादी दृष्टिकोण, पश्चाताप को लेकर लिखी गई कहानी है। ये सुधारवाद या आदर्शवाद कह दीजिए या पश्चाताप कह दीजिए, ये प्रेमचंद की आरंभिक कहानियों का मूल मंत्र था। यह भी हमने तथ्य रूप में लिखा है। 300 से ज़्यादा इनकी कहानियां हैं जो 8 खंडों में मानसरोवर शीर्षक में प्रकाशित हुई है। इनकी आरंभिक कहानियां आदर्शवाद और पश्चाताप का मूल मंत्र लेकर चलती है। इनकी कहानियों को, सबसे अंतिम जो बिंदु है, इनकी कहानियों को 3 भागों में, शुरुआती जो कहानियाँ थी वो आदर्शवादी दौर की कहानियाँ कही जाएगी। मध्य का जो एक ऐसा दौर आया जिसमें यथार्थ की ओर ले जाने वाला आदर्श,
यथार्थोन्मुखी आदर्शवाद। और अंतिम दौर जो था उसमें समाज का खुला चित्रण किया है इन्होंने। कोरा यथार्थ है तो यथार्थवादी दृष्टिकोण वाली कहानियां हैं, चाहे उसमें आप पूस की रात कह दीजिए, चाहे ठाकुर का कुआं कह दीजिए, चाहे आप उसमें अंतिम कहानी कफन को ले लीजिए। ये वो कहानियाँ हैं जिन कहानियों में कहीं ना कहीं कोरा यथार्थ है, समाज का खुला चित्रण उसमें हुआ है, उस वास्तविकता का दर्शन करवाया है जो उस दौर की थी। इस प्रकार से मुंशी प्रेमचंद के संबंध में ये कुछ तथ्य हैं। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों के और कौन कौन से बिंदु हैं, कौन कौन सी मूल प्रवृत्तियां हैं उनकी कहानियों की, वो भी प्रेमचंद की जो प्रवृत्तियां हैं, फिर आप उनकी कहानियों की प्रवृत्तियों में गिनिए, चाहे आप उनके उपन्यासों की प्रवृत्तियों में गिनिए, वो प्रवृत्तियां एक ही रहेगी। गद्य साहित्य की प्रवृत्तियां एक ही रहती है, तो इसलिए उपन्यास से संबंधित प्रश्न आए, चाहे कहानी से संबंधित प्रश्न आए, प्रेमचंद के कथा साहित्य की कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं पहले उनको देखेंगे और फिर देखेंगे प्रेमचंद की कुछ मुख्य कहानियां। इनको मिटाता हूं मैं, लिखते हैं कुछ नए तथ्य। आप लोग इन सभी तथ्यों को एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ताकि यह स्थायी सामग्री आप लोगों के पास में हो सके। मिटाता हूं मैं इनको। पहला तथ्य लिखा था हमने, कहानी का युग प्रवर्तक प्रेमचंद है। नवाब राय नाम से लेखन किया था आरंभिक कहानियों का, मूल नाम धनपत राय था। ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी चाहिए, ये तो वैसे भी याद हो जाती है। बात प्रेमचंद की है, कथा सम्राट की, तो कहानी की तरह इन सब बातों को याद किया जा सकता है। मिटाते हैं इन सभी तथ्यों को। बात करें प्रेमचंद युग के कथा साहित्य की प्रवृत्तियों की, या प्रेमचंद युग में तो प्रसाद जी भी आते हैं। जयशंकर प्रसाद की कहानियों की विशेषताएं थोड़ी प्रेमचंद से अलग है, उनको देखेंगे। प्रसाद जी को भी इस बार महत्वपूर्ण दृष्टि से देखना है। हो सकता है प्रसाद जी आपके कवि परिचय में पूछ ले जाए तो उनके समस्त साहित्य का आपको उल्लेख करना होता है, वो देखेंगे। लेकिन अभी बात करते हैं प्रेमचंद की। प्रेमचंद रचित जो कथा साहित्य है उनकी क्या क्या प्रवृत्तियां हैं। देखो, विषय वैविध्य पहला बिंदु है, विषय की विविधता है। एक ही विषय को लेकर के, एक ही दृष्टिकोण को लेकर के कहानियां नहीं लिखी गई है, अलग अलग विषयों को लेकर के। कहीं वो किसी किसान को अपने काव्य का विषय बनाते हैं, कहानी का विषय बनाते हैं, तो कहीं वो किसी शहरी वर्ग के किसी व्यक्ति को लेते हैं। आम जीवन से जुड़ी हुई कहानियां हैं, अलग अलग विषयों को, अलग अलग समस्याओं को लेकर के लिखी गई कहानियां हैं। लिखा है आम जीवन से जुड़े हुए कथानक। पहली बार कहानी जो है वो आम जीवन से जुड़ी है। प्रेमचंद जी की कहानियों के जो नायक होते हैं, कथानायक होते हैं, वो कोई बहुत बड़े व्यक्ति नहीं होते। हर वर्ग का व्यक्ति हो सकता है, हर तबके का व्यक्ति हो सकता है, हर धर्म का व्यक्ति हो सकता है। वो हिंदू हो सकता है, वो मुसलमान हो सकता है, वो मजदूर हो सकता है, वो किसान हो सकता है। इसलिए हर वर्ग और हर धर्म के जो है कथानक उठाए हैं, हर वर्ग और हर धर्म के उन्होंने पात्रों का चयन किया है। आम जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं को उन्होंने अपनी कहानियों में स्थान दिया है। बात करें आदर्शवाद और इतिवृत्तात्मकता की, तो इनकी जो शुरुआती जो कहानियां हैं वो ऐसी लगती है जैसे वो घटनाओं का वर्णन ही वर्णन करते जाते हैं। इतिवृत्तात्मक का मतलब ये होता है कि जहां पर हम घटनाओं को और तथ्यों को हूबहू उसी रूप में ज़्यादा प्रस्तुत करने लगें, और आदर्शात्मकता ज़्यादा हो, वैसी शुरुआती दौर की कहानियां थी। धीरे धीरे कहानीकार के रूप में और सशक्त होते गए, और उनकी कहानियों में जहां कोरा आदर्श था वहां वो यथार्थ की ओर जाने वाला आदर्श होता गया। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद जो आगे जाकर के जैनेंद्र में और अज्ञे जी की कहानियों में, इलाचंद्र जोशी की कहानियों में देखने को मिलता है, उनके साहित्य में देखने को मिलता है, वो उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं प्रेमचंद से हो चुकी थी। हम किसी भी दृष्टिकोण से देखें तो प्रेमचंद की कहानियां मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कम नहीं है। प्रेमचंद की आप ईदगाह कहानी पढ़िए, एक बच्चे का मनोविज्ञान जो होता है, बच्चा क्या सोचता है, उस मनोविज्ञान को आप जानेंगे। आप बूढ़ी का की कहानी पढ़िए तो आपको वृद्ध का मनोविज्ञान, बूढ़े क्या सोचते हैं उनका। देखो, प्रेमचंद लिखते हैं कि बुढ़ापा अक्सर बचपन का पुनरागमन होता है। तो जब उस कहानी को पढ़ते हैं तो बड़ी गजब की दृष्टि हमारे मन में विकसित होती है कि वास्तव में प्रेमचंद जी का मनोविज्ञान कितना अच्छा है। प्रेमचंद के मनोविज्ञान को जानना हो तो प्रेमचंद की कहानियों को पढ़िए, आपको उनकी मनोवैज्ञानिक दृष्टि का भी ज्ञान मिलेगा। बिंदु का विस्तार किया जा सकता है। प्रगतिवादी दृष्टि, जहाँ तक बात करें प्रगतिवादी दृष्टिकोण की, देखिए प्रगतिवाद ऐसा नहीं है कि हम ये कह सकते हैं कि प्रगतिवाद जो 1936 से लेकर के 1943 तक का एक समय अवधि में बंधा हुआ एक वाद है, ऐसा नहीं है। आपको अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी का पहला प्रगतिवादी साहित्यकार कौन, तो नाम आएगा कबीर। अब प्रश्न दिमाग में उठेगा, कबीर कैसे? प्रगतिवाद का अर्थ क्या है? शोषण के विरुद्ध स्वर, सामाजिक विषमता को मिटाना, समाज में सबको समान दृष्टि से देखना। क्या यह भाव, यह व्यर्थ के आडंबरों का विरोध,
कबीर के साहित्य में देखने को नहीं मिलता है, तो इसलिए हिंदी का पहला प्रगतिवादी कवि कौन है, तो कबीर नाम आएगा। और वही प्रगतिवादी विचारधारा जहाँ जहाँ परिलक्षित हुई है वहाँ प्रगतिवाद है। तो वही शोषण के विरुद्ध स्वर, आम जन को उनकी पीड़ा को अपने कथा साहित्य में स्थान देना, शोषक वर्ग के विरुद्ध संघर्ष करते हुए दिखाना, सामाजिक समता की भावना पैदा करना, इस प्रकार के नवीन आदर्शों को लेकर चलना, यही तो प्रगतिवाद है। और मुंशी प्रेमचंद जितना सर्वश्रेष्ठ प्रगतिवादी कवि, या प्रगतिवादी कवि नहीं कहकर प्रगतिवादी जो साहित्यकार है, वो हम किसी और को शायद ही कह पाएंगे। बढ़ते हैं आगे। दलित चेतना का स्वर इनकी बहुत सारी कहानियों में देखने को मिलता है। ठाकुर का कुआं आप कहानी पढ़िएगा, जिसके अंदर प्यासा मरता मर जाता है, लेकिन ठाकुर उसे अपने कुएं से जोखू के लिए पानी नहीं भरने देते। तो इस प्रकार के उस दौर के जो कुछ उदाहरण हैं उनको हमारे सामने रखते हैं प्रेमचंद। वर्तमान में समय बदला, समय के साथ में लोगों की सोच बदली और एक सामाजिक सद्भाव का जो माहौल बन रहा है वह प्राचीन काल में नहीं था, लेकिन प्रेमचंद के उस दौर में किस प्रकार से समाज का जो दृष्टिकोण था उसको वो अपने साहित्य में स्थान देते हैं। इन सभी बिंदुओं को हम प्रेमचंद के कथा साहित्य की प्रवृत्तियों के रूप में देख सकते हैं। इनकी कुछ चर्चित कहानियों का उल्लेख मैंने यहाँ किया है। पंच परमेश्वर कहानी आप लोगों ने पढ़ रखी है, जुम्मन शेख अलगू चौधरी की कहानी है। फिर एक जो है हिंदू और एक मुस्लिम पात्र को चयन किया है, दोनों की अच्छी मित्रता बताई, मन मुटाव बताया, वापस उनकी मित्रता होते हुए बताया। इस प्रकार से बढ़ते नमक का दारोगा पंडित अलोपीदीन मुंशी बंसीधर को कथा के केंद्र में रख करके किस प्रकार से अंत में आदर्श की स्थापना करने वाली एक कहानी हमारे सामने आती है। बड़े घर की बेटी आनंदी, पढ़ा है आपने किस प्रकार से बड़े घर की बेटियां घर को टूटने से बचा ही लिया करती है। बढ़ते हैं आगे। बूढ़ी काकी, ईदगाह, नशा, सुजान भगत, कजा की, सवा शेर गेहूँ, दो बैलों की कथा, ठाकुर का कुआं, सदगति, पूस की रात और कफन, इन बहुत सारी चर्चित और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। मैंने कुछ चुनिंदा नाम लिखे हैं, आप कम से कम 10 से 12 कहानियों का उल्लेख, उनके नाम जरूर अपने उत्तर में लिखिएगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं जल्दी जल्दी से मुंशी प्रेमचंद के ही इस दौर में कौन से और कहानीकार आते हैं। एक बहुत बड़ा नाम आएगा जयशंकर प्रसाद का, 69 कहानियाँ लिखी है, 69 कहानी लिखी है उन्होंने, जो उनके 5 कहानी संग्रह में छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, जो इनका पहला कहानी संग्रह है छाया, वो तो इस दौर में ही हम कह सकते हैं कि पूर्व प्रेमचंद युग में ही 1912 के करीब ही छाया का प्रकाशन हो जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। हालांकि जो जयशंकर प्रसाद की जो बात कर रहे हैं, उनकी जो आरंभिक दौर की कहानी थी, पहली कहानी जो थी ग्राम, हिंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, वहाँ से उनका सफ़र शुरू होता है और अंतिम कहानी जो थी सालवती, वहाँ जाकर के उनका सफ़र थमता है। उनकी कहानियों के पात्र प्रेमचंद की कहानी के पात्र से थोड़े से अलग होंगे। यहाँ आम जन के पात्र है और वहाँ विशिष्ट पात्र हो जाएंगे। वहाँ राजकुमार होंगे, राजकुमारी होगी, कथा साहित्य में पुराण होगा, इतिहास होगा। आम जन वहाँ कम है, लेकिन कथा का जो विषय होगा वहाँ भी स्वप्रेम और राष्ट्र प्रेम का द्वंद्व होगा। सांस्कृतिक पौराणिक स्मृतियाँ होगी, कहीं न कहीं धर्म और संस्कृति की बात वहाँ भी होगी। इस प्रकार के नवीन आदर्शों को लेकर चलने वाले एक और कहानीकार की चर्चा करते हैं, जयशंकर प्रसाद, जो प्रेमचंद युग के ही कहानीकार है। उनको देखते हैं। प्रेमचंद की कहानियाँ देखी, प्रेमचंद की कहानियों की प्रवृत्तियाँ देखी, प्रेमचंद का किस प्रकार से प्रेमचंद नाम में अवतार होता है वो देखा। इसके बाद देखते हैं जयशंकर प्रसाद को। मिटाता हूँ मैं इसको। प्रेमचंद युग का एक और कहानीकार जयशंकर प्रसाद। प्रेमचंद युग के ही कथाकार जयशंकर प्रसाद की बात करें तो जयशंकर प्रसाद ने उन 70 कहानियाँ लिखी है जो उनके 5 कहानी संग्रह छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल नाम से प्रकाशित हैं। कुछ प्रवृत्तियां हैं जयशंकर प्रसाद की कहानियों की। कुछ चर्चित कहानियों के नाम लिखे हैं, ग्राम जैसे पुरस्कार है, गुंडा है, छोटा जादूगर है, जो कहानियाँ हम लोगों ने पढ़ रखी है। पहली कहानी ग्राम से लेकर के अंतिम कहानी शालवती तक है। उन प्रवृत्तियों को देखते हैं, जो प्रवृत्तियां इनकी कहानियों में, इनके कथा साहित्य में देखने को मिलती है। पहला है अनुभूति की तीव्रता, तीव्र इंद्रिय बोध जो है वो अनुभूति की तीव्रता जयशंकर प्रसाद की कहानियों की विशेषता है। काव्यात्मकता, मूल रूप से कवि है जयशंकर प्रसाद, तो काव्य भाषा का प्रयोग इनके गद्य साहित्य में भी देखने को मिलता है। प्रेम का चित्रण जरूर हुआ है, लेकिन स्वप्रेम और राष्ट्र प्रेम का द्वंद्व है। पुरस्कार कहानी पढ़ें तो अरुण और मधुलिका की जो प्रेम कथा है उसको आधार बनाया गया है, लेकिन आखिर में जाकर के मधुलिका किस प्रकार से स्वप्रेम की बलि दे देती है, राष्ट्र प्रेम को निभाती है, इसी विषय को लेकर के
आप जयशंकर प्रसाद के तमाम साहित्य को पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको बहुत सारी कथाओं में बहुत सारे इनके जो पात्र होंगे वो यही करते हुए मिलेंगे कि वो स्वप्रेम की, हमेशा ही राष्ट्र प्रेम के लिए बलि दे देते हैं। वो द्वंद्व पूरी कहानी में आपको देखने को मिलता है। व्यक्ति चरित्र पर बल है और ऐसा करते समय वो व्यक्तिगत चरित्र को उभारने में सफल होते हैं। प्रकृति चित्रण पर बल दिया गया है। हम जानते हैं मूल रूप से छायावादी कवि है, छायावाद और प्रकृति का अटूट संबंध है। तो प्रकृति चित्रण, प्रकृति मानव मन के मनोभावों को उजागर करने में मानव मन की सहचरी बन करके उनके साथ चलती है। इस प्रकार से इस बिंदु का आप विस्तार कर सकते हैं। ऐतिहासिकता और पौराणिकता, इतिहास और पुराण को एक नया कलेवर देकर के एक नए परिवेश में प्रस्तुत करने का काम प्रसाद जी के, चाहे नाटक हो, चाहे प्रसाद जी के उपन्यास हो, चाहे प्रसाद जी की कहानियाँ हो, उन सभी गद्य साहित्य में हम देखने को पाते हैं। फिर कुछ कहानियों के मैंने नाम लिखे हैं, आप और भी कहानियां देख सकते हैं। ग्राम है, पुरस्कार है, गुंडा है, छोटा जादूगर है। यहाँ मैंने 3-4 कहानियों का उल्लेख किया है क्योंकि हमारे केंद्र में प्रेमचंद है, इसलिए हम प्रसाद को ज़्यादा नहीं देख रहे हैं, क्योंकि प्रसाद से संबंधित प्रश्न कभी भी कहानियों से संबंधित ज़्यादा पूछा नहीं जाता। प्रसाद जी पूछे जाते हैं अपने नाटकों के लिए, और प्रसाद के नाटकों को पूछ लिया गया है, इसलिए वो इस बार ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं बनते हैं। प्रसाद महत्वपूर्ण बन सकते हैं आपके कवि परिचय की दृष्टि से, जो कवि परिचय का प्रश्न आता है उसकी दृष्टि से, तो कुछ तथ्य आप लोगों ने देख लिए। अब देखते हैं प्रेमचंदोत्तर युग। प्रेमचंदोत्तर युग में किस प्रकार से अलग अलग कहानीकार आते हैं, अज्ञेय आते हैं, यशपाल आते हैं, जैनेन्द्र आते हैं, कुछ और कहानीकार आएंगे। वो कहानीकार और जल्दी जल्दी से उनकी कुछ रचनाओं को देखते हुए हिंदी कथा साहित्य को हम विराम देंगे। मैं कुछ चर्चित नाम जो प्रेमचंदोत्तर युग के हैं और उनकी कुछ चर्चित कहानियों का उल्लेख आपके सामने करता हूं। मिटाते हैं इसको। प्रेमचंदोत्तर युग की कहानी की बात करें तो प्रेमचंदोत्तर युग के जो कहानीकार हैं वो 2 तरह की विचारधाराएं लेकर चलते हैं। उनके ऊपर जहां एक और प्रगतिवादी विचारधारा का प्रभाव था, तो वहां फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद भी हावी हो रहा था। फ्रायड के मनोविश्लेषण को लेकर के भी कुछ कहानीकार कहानियां लिख रहे थे। इनमें कुछ कहानीकार आते हैं, देखिए मैंने ये बिंदु लिख दिया है, आप लोग यहां से नोट करिएगा। प्रमुख कहानीकार, उनकी कहानियां बात करते हैं। पहले कहानीकार आते हैं यशपाल, प्रगतिवादी विचारधारा को लेकर के, मनोवैज्ञानिक विचारधारा को लेकर चलने वाले कहानीकारों में आते हैं। यशपाल की कुछ कहानियां हैं, वाह दुनिया, पिंजरे की उड़ान, तर्क का तूफान, फूलों का कुर्ता, ये यशपाल के प्रसिद्ध कहानियां हैं। अज्ञेय जी की बात करें, दूसरे कहानीकार आते हैं रोज, खेतिन बाबू, रेल की सीटी, हजामत का साबुन, और एक बहुत चर्चित कहानी है अज्ञेय जी की, लिखी हुई है गैंग्रीन। शहरी परिवेश को लेकर के टूटते मानवीय संबंधों की व्याख्या करने वाली कहानी है। ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ ना, ये सब प्रेमचंदोत्तर युग की कहानियों की प्रवृत्तियाँ हैं, आप लोग याद रखिएगा। अगले कहानीकार आते हैं, उससे बढ़ने से पहले अज्ञेय जी के कहानी संग्रहों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अज्ञेय जी के कहानी संग्रह याद करिएगा आप, विपथगा, शरणार्थी, कोठरी की बात, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, ये इस प्रकार से कुछ कहानी संग्रह है। एक सूत्र याद कर लीजिए। सूत्र कब काम आता है? जब आपको कहानी संग्रह याद होंगे। सूत्र मैं लिखवा देता हूं भले आपको। सूत्र है विपकोश जय। ये सूत्र उन लोगों के काम आ जाएगा जो लोग कहीं ना कहीं हिंदी साहित्य में मंजे हुए हैं, तैयारी अच्छी करी हुई है, बस वो याद कंटिन्यूटी में नहीं है, तो इसलिए याद हो जाएंगे। विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल और ये तेरे प्रतिरूप, ये नाम याद करिए पहले, फिर ये सूत्र काम आ जाएगा। और ये अज्ञेय जी के कहानी संग्रह याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। जैनेन्द्र की कहानियों की क्या विशेषता है? जैनेन्द्र की कहानियों में व्यक्तिगत मनोविज्ञान है, व्यक्ति मन ज्यादा आता है, व्यक्तिगत मनोविज्ञान है। और दूसरी विशेषता है इनकी कहानियों में कहीं ना कहीं वास्तविकता के धरातल से उठाए हुए जो कहानी के पात्र है वो हमारे सामने आते हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी में संघर्ष करते हुए नजर आते हैं। ऐसे कहानी पात्र है, ये इनकी कहानियों की विशेषता है। पत्नी है, मास्टर साहब है, एक रात है, ध्रुव तारा है, ऐसे इनकी कहानियों के पात्र है। कहीं ना कहीं जो कुंठा है, मानव मन की भगनासा है, वो इनकी कहानियों में ज़्यादा देखने को मिलती है। उसका निरूपण इनकी कहानियों में हुआ है। ये मनोविज्ञान के कुछ बिंदु है जो कहानियों में उभर करके सामने आते हैं। इलाचंद्र जोशी की कहानियों की बात करें तो इनकी कहानियाँ, ध्यान रखिएगा, हिंदी साहित्य का वो कहानीकार जिसकी कहानियाँ केस हिस्ट्री से प्रतीत होती है, तो इलाचंद्र जोशी की कहानियाँ होगी, केस हिस्ट्री सी प्रतीत होती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इनकी कहानियां केस हिस्ट्री सी लगती है, ये ध्यान रखिएगा, विशेष बिंदु है, लिख दीजिएगा। कुछ कहानियों के नाम है रोगी, मिस्त्री,
परित्यक्ता चौथे विवाह की पत्नी। सेक्सुअल रिलेशंस को लेकर के लिखी गई, जो यौन संबंधों को लेकर लिखी गई कहानियां हैं वो ज़्यादा है इला चंद्र जोशी की। कहीं ना कहीं इस बिंदु का संबंध भी मानव मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है, इसलिए इन सभी विषयों को लेकर लिखी गई ये कहानियां हैं। ये प्रेमचंदोत्तर दौर की कहानियां और कुछ चर्चित कहानीकार है, क्योंकि आपको इसमें से चुनिंदा बातें लिखनी है। देखिए, मैं आपको एक चीज पहले स्पष्ट कर दूं, प्रश्न हमारा यह है कि आप प्रेमचंद का मूल्यांकन कीजिए कहानी के युग प्रवर्तक के रूप में। अब अगर प्रश्न परीक्षा में यह आ जाता है कि प्रेमचंद को केंद्र में रखते हुए हिंदी कथा साहित्य की विकास यात्रा पर प्रकाश डालिए, तो हमने उस प्रश्न का पूरा उत्तर भी देख लिया है। हमने एक ही उत्तर में सभी तरह कहानी से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको इस प्रश्न में से ही जितनी आवश्यकता है उतने ही उत्तर को चुनना है। यदि प्रश्न आता है खाली प्रेमचंद का, तो आप प्रेमचंद और प्रेमचंद के कथा साहित्य का उल्लेख कीजिए। यदि प्रेमचंदोत्तर युग का कथा साहित्य पूछा जाता है तो उस समय आप प्रेमचंद को छोटे रूप में लिखिए, प्रेमचंदोत्तर दौर के जो ये कहानीकार हैं इनके बारे में बताइए। और कुछ अन्य कहानी आंदोलन है प्रेमचंदोत्तर युग के बाद में। कहानी आंदोलन में नाम आता है नई कहानी आंदोलन के विरोध स्वरूप कुछ कहानी आंदोलन उभर करके सामने आते हैं। उनमें से एक नाम है अकहानी। अकहानी में जो प्रमुख नाम आता है वो आता है ज्ञान रंजन। नाम सुना होगा आपने, ज्ञान रंजन। एक चर्चित कहानी है ज्ञान रंजन की पिता। ज्ञान रंजन की कहानी है पिता। बात करेंगे हम जब हम अकहानी और सचेतन कहानी में अंतर स्पष्ट करेंगे उस समय इस पर विस्तार से। इसी में एक नाम आता है रविंद्र कालिया। रविंद्र कालिया एक चर्चित हस्ताक्षर है हिंदी अकहानी आंदोलन में। तो अकहानी आंदोलन आया। फिर एक नाम आता है सचेतन कहानी। महीप सिंह, नाम सुना होगा आपने, महीप सिंह। उस महीप सिंह ने प्रवर्तन किया सचेतन कहानी का। सहज कहानी, मुंशी प्रेमचंद के पुत्र है अमृत राय। अमृत राय सहज कहानी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। उसके बाद नाम आता है समांतर कहानी। सारिका पत्रिका के माध्यम से कमलेश्वर ने समांतर कहानी आंदोलन की शुरुआत की। इन सब के बारे में भी हमें जानकारी रखनी चाहिए। छोटी छोटी बातें अगर इनके बारे में हम जानते हैं तो हो सकता है कोई प्रश्न आए तो हमारी जानकारी में ये छोटे छोटे कहानी आंदोलन भी रहें। इसके साथ ही इस प्रश्न को यहाँ विराम देते हैं। हमने हिंदी कथा साहित्य की पूरी यात्रा कर ली। कहाँ से हिंदी कथा साहित्य शुरू होता है, मौलिक कहानी कौन सी है पहली, कौन कौन सी आरंभिक कहानियां हैं, प्रेमचंद युग की कहानी क्या है, उसकी प्रवृत्तियां क्या है, प्रेमचंदोत्तर युग के कहानीकार कौन हैं, उनकी कहानियां कौन कौन सी है, सारी चीज़ों पर हम लोगों ने चर्चा कर ली। बढ़ते हैं आगे, एक नया प्रश्न, उसका नया उत्तर। फिर से इसको मिटाता हूं, एक नए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है नाटक और एकांकी में अंतर का। बढ़ते हैं आगे। लीजिए एक नया प्रश्न। प्रश्न है नाटक और एकांकी में तत्वगत अंतर स्पष्ट कीजिए। इस बार अंतर की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है हमारा। इस प्रश्न के उत्तर में हम लोग शुरुआत कैसे करें? देखिए, ना तो नाटक और एकांकी की पृथक पृथक परिभाषा दी जा सकती है, क्योंकि वो पृथक पृथक अपने आप में है ही नहीं। परिभाषाएं दोनों की क्या कहती है, आपको यह लिखना है कि नाटक और एकांकी वैसे तो दोनों एक ही विधा के दो अलग अलग अंग है। नाटक का ही एक अंग एकांकी कहलाता है। जब नाटक को समग्र रूप में न लिख करके उसके किसी एक अंग को प्रस्तुत किया जाना हो तो उसे एकांकी कहा जाएगा। हिंदी साहित्य जगत में जो पहला एकांकी है वो माना जाता है जयशंकर प्रसाद रचित एक घूंट को हिंदी का पहला एकांकी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, एकांकी कहा जाता है। एकांकी पुल्लिंग शब्द है। मानता हूं आप लोगों को अच्छी जानकारी है, लेकिन अधिकांश लोग ये गलती कर बैठते हैं कि वो एकांकी होती है, एकांकी पढ़ी जाती है, एकांकी होता है, एकांकी लिखा जाता है। ये लिखने के बाद में आप लोग लिखिएगा कि एकांकी और नाटक में तत्वगत जिन अंतरों को हम स्पष्ट कर सकते हैं वो निम्नानुसार है। लिख करके फिर बाद में आप नाटक में देख लीजिए कि नाटक में किस प्रकार से बहुत सारे अंक होते हैं और एकांकी में एक ही अंक होता है। और नाटक में पात्रों की संख्या, इन प्रकार कथानक का विस्तार, इस प्रकार के जितने अंतर होते हैं उन सारे अंतर को मैं एक बार यहाँ पर लिखता हूँ, फिर बाद में हम उन सभी अंतर पर चर्चा करते हैं। इतना ही इस प्रश्न का उत्तर होगा। देखते हैं, लिखते हैं कुछ अंतर। उत्तर शुरू करते हैं। नाटक और अंतर है वो हम कर सकते हैं। अंतिम बिंदु उद्देश्य में पूर्णता।
इस आधार पर देखिए, हमने नाटक और एकांकी में तात्विक अंतर स्पष्ट करना है। अब कैसे करना है, उसके लिए मैंने कुछ बिंदु यहां निर्धारित किए हैं। आपको परीक्षा में ये बिंदु ऐसे नहीं लिखने हैं। हमें पता है नाटक के कौन कौन से तत्व होते हैं। देखो, नाटक का तत्व होता है कथानक, नाटक का तत्व होता है संवाद, नाटक का तत्व होता है पात्र, पात्रों का चरित्र चित्रण, नाटक में संवादों की संख्या, देश काल और वातावरण और उद्देश्य, ये तत्व होते हैं नाटक के। अब इन तत्वों के आधार पर ही हमें दोनों में, एकांकी और नाटक में, अंतर स्पष्ट करना है। तो इसलिए ये बिंदु याद रखने हैं। ये मैंने जितने भी 8 बिंदु लिखे हैं ना, इन बिंदुओं को याद रखना है। फिर दोनों में कैसे अंतर स्पष्ट करना, दोनों के लिए वाक्य के रूप में आपको अंतर स्पष्ट करना है। पहले आपको बताना है, थोड़ी सी भूमिका के रूप में आपको क्या लिखना है। आपको लिखना है नाटक और एकांकी का स्वरूप एक समान ही होता है। दोनों ही रचनाएं कथानक को संवाद शैली में प्रस्तुत करती है। बिल्कुल सही बात है। संवादों का आदान प्रदान ही नाटक हो चाहे एकांकी हो, दोनों के कथानक का विस्तार करता है। एकांकी में नाटक के ही तत्व विद्यमान रहते हैं, क्योंकि मूल रूप में तो एकांकी नाटक का ही एक अंग है। फिर नाटक की विधा को अधिक सुगम, हाँ, अब हिंदी में जब नाटक था तो फिर एकांकी क्यों आया, ये भी बता दीजिए साथ में आप, कि नाटक की विधा को अधिक सुगम बनाने के लिए या कम समय में कथानक को संक्षिप्त करके पाठकों या दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करने की दृष्टि से नाटक विधा होते हुए भी एकांकी विधा का जन्म हुआ। अब बात कर रहे थे ना हम यहाँ कि दर्शकों के सामने, क्योंकि नाटक जो है वो दृश्य काव्य की संज्ञा मिल रही है उसको। नाटक दृश्य काव्य कहा जाता है। नाटक तब तक अधूरा होता है जब तक उसको पढ़ा जाता है। जब नाटक का मंचन होता है, जब उसको देखा जाता है दर्शकों द्वारा, तभी नाटक का दूसरा हिस्सा पूर्ण होता है, नाटक पूर्णता को प्राप्त करता है। तो ये सारी बातें लिख करके फिर आप बताएं कि हिंदी का पहला एकांकी कौन सा। देखिए, नाटक की दृष्टि से तो जयशंकर प्रसाद और नाटक में तो भारतेंदु, बहुत सारे नाटककारों के बारे में हमने जानकारी कर ली, लेकिन हिंदी का पहला एकांकी कौन सा है ये बता दीजिए आप साथ ही, कि हिंदी का पहला एकांकी एक घूंट जयशंकर प्रसाद रचित इसको माना जाता है। फिर आप बताएं कि नाटक और एकांकी में तत्वगत अंतर इस प्रकार है, निम्नानुसार है। फिर पहला बिंदु लिखें, आप अंक को दिमाग में रखना है और आप बताएं कि नाटक में, पहले एकांकी लिखा है कि एकांकी में जहां एक ही अंक पाया जाता है, नाटक में एकाधिक अनेक अंक होते हैं और उन अनेक अंकों में विस्तृत कथानक को वर्णित किया जाता है। दूसरा अंतर आप लोग लिखें, ये तो खाली बिंदु है, अंतर का विस्तार मैं आपको बता रहा हूं, आप लिखते रहें मेरे साथ साथ में। घटना या कथानक, एकांकी में किसी एक ही घटना या किसी एक ही कथा को प्रमुखता से वर्णित किया जाता है, जबकि नाटक में एकाधिक घटनाएं, एकाधिक कथाएं, उपकथाएं, कथाओं के अंदर उपकथाएं चलती रहती है, तब जाकर नाटक का कथानक एकांकी के कथानक से विस्तृत होता है। आगे बढ़े, तीसरा जो बिंदु बनता है वो यही है कि कथानक की तीव्रता। जब एकांकी एक ही अंग होता है, एक ही अंक का होता है, तो उसमें कथानक तीव्रता से आगे बढ़ता है, उसमें गतिशील रहता है, और जबकि नाटक में कथानक विस्तृत होने के कारण वो तीव्र गति से आगे नहीं बढ़ता, उसमें समय लगता है, अलग अलग अंकों में विभक्त होते हैं, और अलग अलग अंकों में विभक्त होने के कारण बार बार मंच की साज सज्जा भी परिवर्तित होती है और कथानक अपनी गति को प्राप्त नहीं कर सकता। नहीं तो एकांकी में एक ही दृश्य, एक ही साज सज्जा और वह एक ही अंक में समाप्त हो जाता है, कथानक तीव्रता से आगे बढ़ता है। अगला बिंदु था पात्रों की संख्या। जब नाटक में विस्तृत है तो पात्रों की संख्या भी ज्यादा होगी, एकांकी में पात्रों की संख्या सीमित होगी, यह अंतर हो जाएगा। अगला अंतर लिखना है आपको पात्रों का चरित्र उद्घाटन। जब हम भी जानते हैं कि एकांकी में पात्र कम होंगे तो उनके चरित्र उद्घाटन होने का समय भी तो उनके पास में ज़्यादा होगा, और नाटक में जब पात्रों की संख्या ज़्यादा होगी तो सभी पात्रों को ज़्यादा महत्व नहीं मिल सकता। इसमें 3 या 4 पात्रों में ही हमारे सामने कथानक आ जाता है, तो इसलिए पात्रों का चरित्र उद्घाटन होने का भी पर्याप्त समय जो है वो मिल जाता है। इसलिए जितने पात्र होंगे उतने पात्रों को चरित्र उद्घाटन का समय मिल जाता है। नहीं तो हम देखते हैं कई बार नाटक में बहुत सारे पात्र होते हैं, कुछ पात्र तो केवल सहयोगी भूमिका में ही रहते हैं। ऐसे सहयोगी भूमिका में रहने वाले पात्रों की एकांकी में जगह नहीं होती। बढ़ते हैं आगे, पात्रों की संख्या की बात हो गई, पात्रों के चरित्र उद्घाटन की बात कर दी। संवादों की संख्या और आकार, संवाद कम होंगे, एकांकी में संवादों की संख्या कम होगी, आकार की दृष्टि से भी संवाद छोटे छोटे होंगे। नाटकों में अक्सर हम देखते हैं, अगर हम प्रसाद जी के नाटकों की बात करें, आप बता सकते हैं, जिनमें संवाद कई बार लंबे लंबे होते हैं, संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली प्रधान होते हैं,
और उन लंबे चौड़े संवादों के बीच में कई बार पद्य की पंक्तियां भी आती है, कुछ गीत आ जाते हैं। तो इस प्रकार की जगह एकांकी में नहीं होती। एकांकी में पद्य काव्य की जगह नहीं बसती। वहां सरलता से जो संवाद बोले जा सकते हैं, छोटे छोटे आकार की दृष्टि में छोटे जो होते हैं संवाद, जबकि नाटक में संवादों की संख्या भी ज़्यादा होती है और संवाद आकार में भी लंबे चौड़े बड़े बड़े होते हैं। फिर अगला जो अंतर है वह देश काल या वातावरण का निरूपण। देश काल और वातावरण का निरूपण करने की जगह ज़्यादा एकांकी में नहीं मिलती। नाटक में क्योंकि वो विस्तृत है तो देश काल और वातावरण और परिस्थितियों का वर्णन करने का नाटककार को, उसके लेखक को बहुत ज़्यादा समय मिल जाता है, जबकि ऐसा एकांकी में नहीं हो पाता। अंतिम है उद्देश्य में पूर्णता। दोनों ही रचनाएं किसी उद्देश्य को लेकर लिखी जाती है, लेकिन नाटक का उद्देश्य विस्तृत होता है, एकांकी का उद्देश्य सीमित होता है। वह अपने सीमित उद्देश्य को लेकर चलती है और कम से कम समय में अपने उद्देश्य को पूर्ण करने का प्रयास करता है, जबकि नाटक में कई बार कई दिनों तक जब नाटक चलता रहता है उसके बाद दर्शक या पाठक को पता चलता है कि आखिर नाटककार का उद्देश्य हमें कहाँ ले जाना था। इन सभी अंतर को लिख करके हम नाटक और एकांकी में अंतर का एक बड़ा सुंदर सा प्रश्न का उत्तर तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इस उत्तर के सहारे लिखने का एक व्यू मिलेगा, आप इस दृष्टि से लिख पाएंगे। बढ़ते हैं एक और प्रश्न, अकहानी और सचेतन कहानी में अंतर का। उसे करते हैं, इसको मिटाता हूं। बात करें अगले प्रश्न की, अकहानी और सचेतन कहानी में अंतर। हिंदी में नई कहानी आंदोलन के विरोध स्वरूप जो कहानी आंदोलन उभरे उनमें से दो कहानी आंदोलन हैं, एक है अकहानी और एक है सचेतन कहानी। अगर अंतर का प्रश्न आता है तो भी हमारे काम आ जाएगा। यदि टिप्पणी लिखने का प्रश्न आता है, कई बार टिप्पणी संबंधी प्रश्न आ जाता है कि इन पर टिप्पणी लिखिए, अकहानी सचेतन कहानी, तब भी हमारे यह उत्तर जो है वो काम आ सकता है। देखते हैं कि अकहानी आंदोलन कैसे आया। अकहानी आंदोलन जो आया है वो फ्रांस के एक कहानी आंदोलन के विरोध के रूप में आया है, जिसे एंटी स्टोरी आंदोलन कहा जाता है। 1960 के दशक में यह आंदोलन आया। कुछ बिंदुओं को हम लोग यहाँ लिखते हैं कि आखिर अकहानी आंदोलन कैसे आया और एक्टिविज्म जो आंदोलन है, अमेरिका का एक्टिविज्म, उस आंदोलन के तहत जो सचेतन कहानी है वो आंदोलन आया 70 के दशक में, उसको भी देखेंगे। इस प्रकार से इन दोनों आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। लिखते हैं कुछ बिंदु उत्तर के रूप में। देखिए कुछ बिंदु अकहानी और सचेतन कहानी से जुड़े हुए। अकहानी आंदोलन का सूत्रपात 1960 के दशक में हुआ है। यह नई कहानी आंदोलन के विरोध स्वरूप आया हुआ एक नया कहानी आंदोलन है। फ्रांस का जो एंटी स्टोरी मूवमेंट है उससे प्रभावित आंदोलन है। हिंदी में नाम हो गया अकहानी, अंग्रेजी नाम जो इसका था, फ्रांस में जो नाम था वो था एंटी स्टोरी मूवमेंट। इस आंदोलन का क्या विषय है? इस आंदोलन की अधिकांश कहानियां जीवन के प्रति अस्वीकार का भावबोध है, केवल मानव मन की कुंठा या कह दें सेक्सुअल रिलेशंस को लेकर लिखी गई जो बातें हैं, जो कहानियां हैं, उस इसमें प्रस्तुत हुई है। इसमें कहानी में जो पात्र होते हैं ना, उन पात्रों के नाम नहीं होते, मैं, तुम, हम। मानव जीवन को समग्र रूप में प्रस्तुत ही नहीं किया है, खंड खंड भागों में बटा हुआ जो मानव जीवन है वो प्रस्तुत होता है। कहीं ना कहीं कुंठा, हताशा, निराशा, जो जीवन के प्रति अस्वीकार का भावबोध है वो इन कहानियों में प्रस्तुत हुआ है। कुछ प्रमुख कहानियां और उनके कहानीकार हैं, इन नामों को जरूर याद रखिएगा। पिता कहानी है ज्ञान रंजन की। देखिए पिता कहानी है ज्ञान रंजन की। पिता अदर पिता आता है तो रमेश बख्शी की कहानी है। देखिए ये आगे रहा। फिर 9 साल छोटी पत्नी रविंद्र कालिया, एक डरी हुई औरत, मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, एक डरी हुई औरत, 9 साल छोटी पत्नी, ये रविंद्र कालिया की कहानियां हैं। ये कुछ प्रमुख हस्ताक्षर है इस कहानी आंदोलन के, चाहे ज्ञान रंजन हो, चाहे रविंद्र कालिया हो। दूधनाथ सिंह, रींच कहानी बहुत प्रसिद्ध, और पिता दर पिता रमेश बख्शी की कहानी है। 3-4 कहानीकार और उनकी कहानियों के नाम जरूर याद रखिएगा आप लोग। बढ़ते हैं आगे, सचेतन कहानी की बात करते हैं। सचेतन कहानी ठीक विपरीत है किसकी? अकहानी की, इसलिए तंत्र स्पष्ट हो सकता है। इस आंदोलन का सूत्रपात भी 7वें दशक में जो एक नई कहानी की रूढ़ी को तोड़ने के उद्देश्य से हुआ था। अमेरिका के अंदर एक आंदोलन चला था एक्टिविज्म, उस एक्टिविज्म का ही हिंदी रूपांतरण हिंदी कथा साहित्य में हो गया सचेतन कहानी के नाम से। इस आंदोलन में कहानीकारों ने मनुष्य को सर्वांग और संपूर्ण रूप में देखने की कोशिश की है।
हो गया ना उल्टा। एक तो अस्वीकार का भाव बोध था, खंड खंड भागों में बटा हुआ मानव जीवन था, कहीं ना कहीं कुंठा, हताशा, निराशा जीवन का, ये जीवन को एक नई दृष्टि, एक नई सोच से देखना चाहते हैं। तो सचेतन कहानी अकहानी की ठीक विपरीत हो जाती है। प्रमुख कहानियां देखें सचेतन कहानी के अंतर्गत, युद्ध मन। देखिए सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक है महीप सिंह, और महीप सिंह की एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है, युद्ध मन। इसको आप याद रखिएगा। रामदास मिश्र की कहानी है सीमा, और उसने नहीं कहा था, शैलेश मटियानी की चर्चित कहानी है, उसने नहीं कहा था। देखो याद रख लेना, उसने कहा था किसकी कहानी थी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। उसने नहीं कहा था कहानी आ जाए तो फिर याद रखिएगा वो कहानी है शैलेश मटियानी की। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अब इन दोनों आंदोलन में क्या क्या अंतर है। वैसे हमने अंतर की काफ़ी बातें देख ली, लेकिन इन सब चीज़ों को लिख करके यदि हम कुछ अंतर को देखें तो ज़्यादा स्पष्ट होता है। पहले भूमिका कि आखिर अकहानी क्या है, सचेतन कहानी क्या है, प्रमुख कहानीकार कौन है और इन कहानियों का विषय क्या है, ये सब चर्चा हमने कर ली। अब हम देखते हैं इन दोनों कहानी आंदोलनों में आने वाली जितनी कहानियां हैं उनके विषय में क्या क्या अंतर है, कौन कौन सा उनमें तत्वगत अंतर, भाव बोध संबंधी अंतर पाया जाता है। कुछ बिंदुओं के माध्यम से मिटाता हूं इसको। अकहानी और सचेतन कहानी में अंतर के कुछ बिंदु हैं, इन बिंदुओं को आप ध्यान में रखें तो आप अकहानी और सचेतन कहानी में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। पहला बिंदु है, अकहानी का कथा विन्यास और चरित्र योजना अव्यवस्थित है, जबकि सचेतन कहानी में सुव्यवस्थित है। तो आप ध्यान क्या देना है, कथा विन्यास और चरित्र योजना, बस यह इतना ही बिंदु। तो कथा विन्यास और चरित्र योजना ये शब्द आपको याद रहेंगे। तो एक में व्यवस्थित है, एक में अव्यवस्थित है। अकहानी में जहां कथा विन्यास और चरित्र योजना अव्यवस्थित है, वहीं व्यवस्थित रूप में, सुनियोजित रूप में सचेतन कहानी प्रस्तुत किया गया है। दूसरा है अकहानी में संवेदनहीनता, ये बिंदु बन जाएगा। संवेदनहीनता कहाँ है? अकहानी में। तो संवेदना जनित सामाजिक चेतना, इसकी विशेषता हो गई सचेतन कहानी की। तो संवेदना, एक शब्द को याद रखिएगा। पहला बिंदु क्या था? कथा विन्यास और चरित्र योजना। दूसरा है संवेदना, एक में संवेदन शून्यता है, एक में संवेदन जनित सामाजिक चेतना है। यह अंतर हो जाएगा अकहानी और सचेतन कहानी में। अगला अंतर देखते हैं, तीसरा बिंदु है मानसिक तनाव और अस्वीकार। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है अस्वीकार का भाव अकहानी में सर्वत्र है, तो यहाँ भविष्य के प्रति आश्वस्ति है, साथ ही स्वीकार बोध है। तो ये बिंदु बन गया ना, स्वीकार और अस्वीकार। अ कहाँ है? अकहानी में स्वीकार कहाँ है? सचेतन कहानी में स से स और अ से अ, दोनों चीजें। अकहानी में अस्वीकार का भाव है और जो सचेतन कहानी है उसमें स्वीकार का भाव है। इस प्रकार से दोनों चीजें चलेगी। चौथा जो बिंदु है वो है व्यक्तिकता। एक में व्यक्तिकता है और एक में सामाजिकता है। व्यक्ति कहाँ होगा? व्यक्तिकता मतलब केवल एक व्यक्ति को भी, और वो भी टूटे हुए भग्न रूप में, एक हिस्से के रूप में प्रस्तुत करना। वहां सामाजिकता का बोध ही नहीं होगा। सामाजिकता सचेतन कहानी में और व्यक्तिकता कहाँ है? अकहानी में है। तो इस तरह से ये बिंदु हो जाएगा कि व्यक्तिकता की प्रधानता जहां कहां अकहानी में सर्वत्र है। देखो मैं चाहता छोटे छोटे बिंदु ही लिख देता, लेकिन इस बार आपके सामने समग्र रूप में उत्तर प्रस्तुत किया है कि आप बिंदुओं का विस्तार कैसे करें। ठीक है, तो इसलिए व्यक्तिकता की प्रधानता जहां अकहानी में सर्वत्र है, वहीं सामाजिकता को स्वीकार करने का भाव सचेतन कहानी में मूल रूप में उभरा है। अगला बिंदु है अकहानी में मूल्यहीनता है। मूल्यहीनता है, कथाहीनता है। मानव मूल्य है ही नहीं कहीं। कथानक कैसे चल रहा है पता ही नहीं चलता। हम कई बार कहानी पढ़ते हैं, हमें कहानी समझ में ही नहीं आती कि कौन किसके बारे में क्या कह रहा है, क्या प्रस्तुत करना चाह रहा है। कहानी में कोई कथानक का क्रम नहीं होता, एक बिना किसी क्रम के ही कथाहीनता चलती रहती है उसमें। लेकिन सचेतन कहानी में मानव मूल्यों की स्थापना और कथानक के उद्देश्य में सफलता मिलती है। कुल मिलाकर बात यह है कि आप कहानी को जितना ज़्यादा तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करोगे वो अकहानी होगी, और व्यवस्थित क्रम में सुनियोजित ढंग से उद्देश्य की पूर्णता में जाएगी वो सचेतन कहानी है। तो अच्छाइयाँ जब लिखनी हो वो सचेतन कहानी की लिखनी है हमें। अपने आप ही बढ़ते हैं आगे। केवल यौन संबंधों और कुंठा का चित्रण करना, सेक्सुअल रिलेशंस को प्रस्तुत करना, ये अकहानी का विषय है। तो वर्ण्य विषय है, तो वहीं आंतरिक संबंधों तक जाना, मानव मन के मनोभावों को समझना, एक दूसरे को मन से जोड़ना, ये कहीं ना कहीं सचेतन कहानी में प्रस्तुत होता है। अंतिम बिंदु मैंने पहले ही बताया था, पात्रों के नाम नहीं, समग्र रूप में प्रस्तुति नहीं किया है तो पात्रों के नाम नहीं होते। मैं, तू, हम, तुम, इस तरह से चला लेते हैं काम। वहां अस्तित्व है ही नहीं, तो अस्तित्व को नकारा गया है अकहानी में। लेकिन सचेतन कहानी में पात्रों के चरित्र को पूर्ण विकसित होने का अवसर मिलता है।
ये है हिंदी में अ कहानी और सचेतन कहानी पर टिप्पणी पूछी जाए तो उत्तर, अ कहानी और सचेतन कहानी में अंतर पूछा जाए तो उत्तर। उम्मीद करते हैं इस बार ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र में आपको मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं। इस बार के इस प्रश्न के इस उत्तर के साथ में ही एक बार आप लोगों से विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे, आपके साथ में जुड़ेंगे एक नए वीडियो के साथ में, कुछ नए प्रश्नों के साथ में, जिन प्रश्नों पर लगातार हमारी चर्चा चल रही है। जाते जाते फिर आप लोगों से निवेदन कर दूं कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और हमसे जुड़े रहें। मित्रों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे, इसी उम्मीद इसी आशा के साथ लेता हूं आपसे विदा। धन्यवाद।